रॉन्ग कॉल और जना। अब्बू, आज आखिरी बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ, अगर मुझे कल मोबाइल ना मिला तो मैं हरगिज़ कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरी सहेलियाँ रोज़ अपने महंगे मोबाइलों को उछाल उछाल कर मेरा मुंह चढ़ाती हैं। वाजिद गौरी साहब दिन भर दफ्तर के घन चक्रों में उलझने के बाद अब घर के दरवाजे के अंदर कदम रख चुके थे। उनकी बेटी माहम एक सांस में ये सारी बातें उनकी गोश गुजार करके अपने कमरे में घुस गई। गौरी साहब की अहलिया शबाना गौरी किचन के दरवाजे पे खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसने आखिर गौरी साहब को सहारा देकर लाउंज के सोफे पर बिठा दिया और किचन से पानी लेकर आ गई और मियाँ बीवी आपस में अपनी बेटी के रवैये और उसके मुतालबे पर गौर करने लगे। गौरी साहब का एक ही मौक़िफ़ था कि इस वक्त माहम को मोबाइल फोन रखने की कतई जरूरत नहीं, इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। एक माँ की हैसियत से शबाना गौरी अपने शौहर और अपनी बेटी दोनों की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मियाँ को क्या मशवरा दे। मियाँ बीवी ने बाहमी मशवरे से बेटी की जिद के आगे सर तस्लीम खम करने का मुतालबा किया। वो रात माहम की जिंदगी की सबसे हसीन और तवील रात थी। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजर गई। उस दिन सुबह अपनी किरणें बिखेरने वाला सूरज गौरी साहब के खानदान के लिए खतरनाक पैगाम लेकर आया था। कॉलेज से वापसी पर माहम को अपना मोबाइल फोन मिल चुका था। वो मोबाइल हाथ में लिए खुशी के आलम में कलाबाजियां खाते हुए अपने कमरे में घुस गई। सारी रात वो मोबाइल के साथ खेलती रही और सुबह फिर वो कॉलेज गई और पूरा दिन अपना महंगा मोबाइल दिखा दिखा कर सहेलियों का मुंह चिढ़ाती रही। दिन गुजरते गए और बात पुरानी होती गई। एक दिन वो कॉलेज से वापसी पर कॉलेज से मुतसिल मोबाइल की दुकान से अपने नंबर पर बैलेंस लोड करवा रही थी। उसे मालूम ना हो सका कि उसके अकब में खड़ा एक शख्स अपने मोबाइल पर उसका नंबर नोट करके वहां से जा चुका था। उस रात वो मामूल से पहले कमरे में जा चुकी थी। माँ बाप ने समझा कि शायद इम्तिहान की तैयारी चल रही है, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी का एक ऐसा इम्तिहान सर पर आने वाला है जिसका नतीजा जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। अपनी किसी सहेली के साथ गुफ्तगू में मगन थी। बातें करके वो थक गई और सोने का इरादा किया और कुर्सी से उठने वाली थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर ब्लिंक कर रहा था। वो कुछ देर तक सोचती रही कि ये किसका नंबर है। काफी सोचो विचार के बाद उसके जहन ने ये फैसला किया कि शायद किसी सहेली का फोन है। मिस कॉलों की तादाद 4 तक पहुंच चुकी थी। 5वीं मरतबा जब मोबाइल फोन बजने लगा तो उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल को कान से लगा लिया। हेलो, कौन? मैं काशिफ। कौन काशिफ? किसको फोन किया है आपने? थोड़ी देर के बाद मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया है और किससे बात करनी है? वो दरअसल आपसे बात करनी थी। बकवास बंद करो, आइंदा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए माहम ने कॉल काट दी और लेट गई। मोबाइल फिर बजने लगा, फिर वही नंबर। उसने मोबाइल को कान से लगाया और गालियों की गर्दान सुनाने के बाद मोबाइल ऑफ कर दिया। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। काशिफ फोन करता रहा और माहम उसे सुने बगैर गालियां देती रही। माहम ने अपनी माँ और बाप के सामने अपनी परेशानी बयान करने का फैसला किया और पूरी कहानी सुना डाली। माँ ने उसको सख्ती से मना किया कि वो हरगिज इसका जिक्र अपने अबू से हरगिज न करे, वरना उधम मच जाएगा, और नसीहत की कि इस कॉल को रिसीव न करे। मगर एक काशिफ नामी अजनबी शख्स उसके एसाब पर सवार हो चुका था। कुछ दिनों तक वो उसकी कॉल नजरअंदाज करती रही। एक दिन काशिफ से फैसला कुन बात करने का फैसला कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि रात 11 बजे काशिफ का फोन आएगा। रात के 11:07 पर अचानक मोबाइल स्क्रीन पर काशिफ का नंबर नमूदार हुआ था। माम की पेशानी पर कई शिकने नमूदार हो गईं। गुस्से की वजह से दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मोबाइल फोन कान से लगाया और गरजने लगी, कमीने इंसान, आखिर तुम क्या चाहते हो? थोड़ी देर के बाद आगे से जवाब आया, एक मर्तबा मेरी बात तो सुनो, इसके बाद आपकी मर्जी, अगर आपने कहा तो इसके बाद मैं कभी फोन नहीं करूंगा। शैतान की मेहनत रंग लाने लगी थी। 1 घंटे के अंदर काशिफ ने माहम की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाकर उसको शीशे में उतार दिया था। अब जब काशिफ कॉल काटने लगा तो उसने पूछा, फिर कब कॉल करोगे? उसके बाद मुलाकातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती, मगर दिन भर काशिफ के साथ कभी मज़ार कायद तो कभी क्लिफ्टन की सैर पर चली जाती। वक्त गुजरता गया। गौरी साहब दफ्तर और समाजी कामों में मसरूफ रहे। शबाना गौरी साहबा घरेलू काम काज में मगन रही। इसी असना में कॉलेज के सालाना इम्तिहानात करीब आ गए। माम रात भर जागती रहती। माँ बाप का ख्याल था कि वो रात भर इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ रहती है, मगर वो रात भर वो काशिफ से फोन पर बातें करती और सुबह गनूदगी के आलम में कॉलेज चल
وقت دیتی۔ پھر ایک رات فون پر بات کرتے ہوئے اچانک کاشف نے کہا کہ آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلے جائیں۔ ماہم نے انکار کر دیا۔ کاشف زور کرتا رہا، وہ انکار کرتی رہی، بات تلخی تک پہنچی۔ کاشف نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئے تو اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے سے پرے کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر پراٹے بھر رہی تھی۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی نما مکان میں داخل ہوئی۔ ماہم کو خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے 5 دوست پہلے سے مکان میں موجود تھے۔ یہ کار بھی انہی میں سے کسی کی تھی۔ 2 دن بعد شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر غوری صاحب کی عزت سر بازار نیلام کرنے کے لیے کافی تھی۔ معروف سماجی کارکن واجد غوری کی اکلوتی بیٹی کو گزشتہ اجتماعی طور پر عصمت دری کے بدجان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے مسخ شدہ لاش سپر ہائی وے کے قریب جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو رات بھر لڑکوں سے فون پر بات کرتی ہیں، کالج کے نام پر اپنے عاشقوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں اور ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں۔